सबसे पहले हिंदी के लिए समर्पित हिंदी के महत्वपूर्ण संस्थान हिंदवी का बहुत बहुत आभार। हिंदवी की पूरी टीम का, जो कि कई दिन से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, और पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और आदरणीय राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और उसके लिए जो है वो एक जगह उपलब्ध कराई जहाँ पे हम जो है वो विचार विमर्श कर सकें। और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सुनने के लिए एकत्र हुए। तो सीधे मैं विषय पे आ रहा हूँ, क्योंकि गुरमीत जी ने मुझे बार बार जो है वो घड़ी दिखा रहे हैं कि जो है वो जल्दी समाप्त करना है, लेकिन मैं जल्दीबाजी में कभी नहीं पढ़ता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि विषय के साथ कुछ न्याय कर सकूं। तो श्रद्धा फिल्लौरी पे काफी बातें हैं हमारे मित्र गुरमीत जी ने की और विस्तार से उन्होंने समझाया, और मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को ना दोहराऊं, तथ्यों को जो कि वो बता के गए हैं, क्योंकि मंच की शोभा तभी तक है जब तक एक ही बात बार बार दोहराई ना जाए। फिल्लौरी जी को हम सब जो है वो कोर्स में पढ़ते हैं। हिंदी के पाठ्यक्रम में फिल्लौरी जी को की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है, और उसका सबसे प्रमुख कारण, जैसा कि बताया गया, कि उनका उपन्यास है भाग्यवती, 1877 का उपन्यास। और उस समय जबकि उपन्यास लिखे नहीं जाते थे, उपन्यास ऐसी विधा से हिंदी क्षेत्र कम से कम परिचित नहीं था। बंगाल में लिखे जा रहे थे। बंगाल में उस समय उसके पहले बंकिम चंद्र अपने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिख चुके थे, और हिंदी में ये एक नई विधा मानी जाती थी। नॉवेल शब्द ही था जो नॉवेल्टी यानी कि नएपन, नूतनता से, नवीनता से निकला नॉवेल। और कम से कम हिंदी क्षेत्र जो है वो कई अपनी समस्याओं से ग्रस्त था। शिक्षा के अभाव के कारण, नए विचारों से जुड़ाव के ना हो पाने के कारण वो कई नई चीजों से अनभिज्ञ था, अपरिचित था। और जो विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे शुरू में, वो सब हिंदी पट्टी के बाहर थे। आप सब जानते हैं, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। तो हिंदी क्षेत्र में क्या था उस समय? हिंदी क्षेत्र में उस समय जो है वो परंपराएं थी, और परंपराओं के भीतर से आपको एक आधुनिकीकरण का एक अपना जो है वो उसमें चेष्टाएं करनी। और उसमें जो है मुझे लगता है कि फिल्लौरी जी जो अपनी प्रदत्त सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं थी, उन सीमाओं से लड़ते हुए वो एक नए समाज के निर्माण की उनके भीतर मुझे चेष्टाएं नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 19वीं सदी अपने में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सदी थी। कॉम्प्लेक्स इस अर्थ में कि उस समय 3 प्रवृत्तियां मुझे 19वीं सदी में दिखती थी। एक तो औपनिवेशिकता। औपनिवेशिकता ने भारतीय समाज को जो है वो एक तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था, और उसके बारे में हम सब इतिहास में आजकल पढ़ते हैं कि कैसे उसने जो है वो एक एपिस्टेमिक ब्रेक उसने पैदा कर दिया था। एपिस्टेमिक ब्रेक मतलब कि हम जिस ज्ञान मीमांसा से अब तक अवगत थे, उसने उस पे जो है वो आघात पहुंचा दिया था। और जैसे जेनोसाइड होता है, वैसे ही एपिस्टेमिसाइड एक टर्म जो है वो गढ़ा गया था, कि उसने जो है वो हमारी अब तक की जो भाषा थी, जिन मुहावरों में हम सोचते थे, जैसे हमारी अपनी कथाओं की, श्रुति की परंपरा थी, उसने उसके आगे बड़ा उसने सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। उससे भला भी हो रहा था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी एक जगह आत्मकथा में उन्होंने लिखा भी है कि मेरा जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब किसी बाहरी सभ्यता और संस्कृति से मेरे देश की संस्कृति को आघात लग रहा था। और आघात लगना हमेशा बुरा नहीं होता है, उससे जो है वो कई बार एक बड़ी क्रिएटिविटी, एक बड़ी रचनात्मकता और सृजन भी उससे पैदा होता है। तो वो एक जो औपनिवेशिकता का जो आघात था,
जिसको कुछ और विचारकों ने थेफ्ट ऑफ हिस्ट्री कहा है कि वो आपके इतिहास को ही चुराए ले जा रहे थे और आपके ऊपर एक नई सभ्यता और संस्कृति को थोप रहे थे। तो एक तो वो प्रवृत्ति थी। दूसरी प्रवृत्ति जो थी, मुझे लगता है कि वो नवजागरण की प्रवृत्ति थी। नवजागरण, जैसे कि टैगोर का उदाहरण देके मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि जब बाहर की सभ्यता संस्कृति से हमें जब शॉक लगे, आघात लगे, तो हमने अपने भीतर आत्मालोचना का भी एक स्वर विकसित किया कि सब कुछ जो है वो केवल हर चीज को उपासना पूजा पाठ में नहीं तब्दील कर सकते। हमें अपने भीतर भी, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति के भीतर हमें झांक कर देखना होगा। तो वो एक नव जागरण की प्रवृत्ति जो कि बंगाल से लेकर के बनारस और इलाहाबाद में तो फैल रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र तक आते आते वो धीमी पड़ रही थी। और जितनी भी उसमें प्रवृत्तियां हैं वो मुझे फिल्लौरी जी के साहित्य में दिखती हैं, क्योंकि आप देखेंगे फिल्लौरी जी जो हैं वो जब सभा सोसाइटी बनाते हैं, विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, शादियों में लड़कियों की शादी में खास तौर पे पैसे की बर्बादी का विरोध करते हैं, वो जितने भी इस तरह के काम कर रहे हैं, वो लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए उपन्यास लिख रहे हैं, वो सब जो है वो एक रेनेसां माइंडसेट, एक नवजागरण की प्रवृत्ति को जो है वो एक दिखाता है, जो कि फिल्लौरी जी के कहीं ना कहीं साहित्य में दिख रही है। और तीसरी प्रवृत्ति औपनिवेशिकता और नवजागरण के अलावा जो तीसरी प्रवृत्ति मुझे दिखती है वो है कि हिंदुस्तानियों ने पहली बार 1857 में प्रतिरोध करना सीखा था। और जो पूरा का पूरा फिल्लौरी जी का जो पूरा जीवन काल है 1837 से लेकर के 1981, 44 साल का, उस दौरान जो है ये तीनों जो है वो मुख्य धारा में ये तीनों प्रवृत्तियां भारतीय समाज को जो है वो मथ रही थी। औपनिवेशिकता, जिसमें एक सांस्कृतिक वर्चस्व आ रहा था, और सांस्कृतिक वर्चस्व जो है सांस्कृतिक संघार भी पैदा कर रहा था। दुनिया के कई देशों में उसने सांस्कृतिक संघार शुरू कर दिए थे। एक पूरा का पूरा पश्चिमी ज्ञान मीमांसा जो है वो आपके सामने आके खड़ी हो गई थी और आपको चुनौती दे रही थी। तो वो औपनिवेशिकता एक डायरेक्ट सीधे सैनिबल के जरिए आ रही थी, और साथ साथ वो एक ज्ञान मीमांसा के तौर पे भी आपके समाज को चुनौती दे रही थी। और दूसरा जो है वो दूसरी प्रवृत्ति मैंने बताया कि वो नवजागरण, और तीसरी प्रवृत्ति कि 1857 की जंग और उसका 1857 की लड़ाई का जो है वो फिल्लौरी जी के जीवन पर प्रभाव बड़ा था। बताया जाता है कि वो जब भागवत और महाभारत की कथाएं जब वाचा करते थे तो उसी समय 1857 के आसपास उनको फिल्लौर से निकाल भी दिया गया था और कहा गया था कि आप फिल्लौर की धरती पे आप कदम नहीं रखेंगे। उसके बाद वो लुधियाना, अमृतसर, कई जिलों में जो है शिमला भी गए, बीच में इधर उधर जाते रहे। बाद में 2 साल के बाद वो लौट कर फिल्लौर आए। तो इन तीनों प्रवृत्तियों के एक तरह से मेरे ख्याल से आईने में इन तीनों प्रवृत्तियों के संदर्भ में हमें फिल्लौरी जी के साहित्य का मूल्यांकन करना चाहिए। फिल्लौरी जी के पूरे साहित्य को समग्रता से पढ़ना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लेख लिखते हैं, आप जर्नल पेपर लिखते हैं, आप अपनी मर्जी के तथ्य जुटा करके आप सोचते हैं कि आपने जो है अपना कार्य संपन्न कर दिया है, लेकिन विश्वविद्यालय होते हैं शोध के लिए, और शोध सबसे पहले सिखाते हैं समग्रता, कि किसी भी लेखक को पूरा पढ़ो, उसकी कोई 2-4 रचनाएं पढ़ करके उसके बारे में कोई नतीजे मत निकालो। जैसे कि आप केवल कुंजय जगदीश हरे को पढ़ के अगर सोचेंगे फिल्लौरी जी यही है, तो आप जो है वो ठीक फिल्लौरी जी की वो आपके साहित्य को पूरी समग्रता से नहीं समझ पाएंगे। तो समग्रता, टोटैलिटी जो है वो ज्ञान के लिए जरूरी है। तो फिल्लौरी जी मुझे पूरे के पूरे उनके जितने भी गद्य के गुरमीत जी की रचनाओं का नाम बता दिया, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा कि सत्यामृत प्रभा या शतोपदेश या धर्म संवाद उनकी जो रचनाएं हैं, तो उनकी अगर सारी रचनाओं को अगर आप पढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्लौरी जी थोड़े से अंग्रेजी में एक शब्द चलता है इक्लेक्टिक, तो थोड़े इक्लेक्टिक नेचर के जो है वो चिंतक विचारक मुझे लगते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी परंपराओं में बहुत गहरे धंसा हुआ है, उसको ज्योतिष पता है, उसको जो है वो
सारे के सारे जितनी श्रुति परंपरा से जितनी भी चीजें अर्जित हुई है उसको सारा ज्ञान है उसको, लेकिन साथ साथ वो अन्य ज्ञान के दूसरे स्रोतों के साथ भी उसका एक गहरा संवाद है। यानी कि वो उसके जो ज्ञान, उसका जो ज्ञान के प्रति दृष्टि है वो कोई बहुत संकीर्ण, बहुत पारंपरिक किस्म की नहीं है। ज्ञान के प्रति उसकी दृष्टि में भी जो है वो एक खुलापन है, एक लोकतांत्रिकता है, और वो ज्ञान के सभी स्रोतों के साथ वो संवाद करने के लिए वो तैयार है। जैसे कि उन्होंने, हो सकता है कि पादरियों के प्रभाव से ऐसा किया हो, लेकिन उन्होंने कुछ माना जाता है कि बाइबल की बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों का अनुवाद किया जो कि कहीं इतिहास की प्रक्रिया में गुम हो गई, या उन्होंने जो है वो फारसी रचना का उन्होंने जो है वो अनुवाद किया, उर्दू में उन्होंने अनुवाद किया, या इसी तरह से उन्होंने जो है वो पंजाबी भाषा से जुड़े हुए ज्ञान को उन्होंने सीखा, पंजाबी में उन्होंने लिखा भी। तो इस तरह से वो इक्लेक्टिक नेचर, यानी कि एक ऐसा पंडित जो कि पारंपरिक अर्थ में केवल पंडित नहीं है, जो संकीर्ण है, जो कि केवल अंध परंपरावादी है, बल्कि वो चिंतक है, वो दार्शनिक भी है। तो फिलौरी जी के साथ ये दोनों तरह के मुझे लगता है कि प्रिविलेजेस थे। वो एक अर्थ में वो भाग्यशाली भी थे, भाग्यशाली इस अर्थ में क्योंकि उनके पास परंपरा का एक समग्र ज्ञान था जो कि लोगों के पास नहीं होता है। अपनी पारंपरिक ज्ञान के प्रति वो सजग थे, सचेत थे, और उनका हो सकता है कि वर्णगत, जातिगत उनके साथ जो एक तरह का स्थिति थी उसके कारण उनको ये अवसर प्राप्त था, क्योंकि वो श्रुति परंपरा से जुड़े हुए थे। तो वो श्रुति परंपरा जो है वो कई बार भारत के ज्ञान परंपरा में के विकास में बाधक थी, तो कहीं कहीं वो सहायक भी थी। बाधक शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि श्रुति परंपरा में जो है वो शब्द की जो है वो एक तरह से शब्द और पठन पाठन की भी जो है वो एक सामाजिक स्थिति तय कर दी जाती थी, और छपे हुए ज्ञान के प्रति इसमें अवमानना होती थी। माना जाता था कि जो छपा हुआ ज्ञान है, जो प्रिंट लिटरेचर है, वो कहीं ना कहीं स्याही से पैदा होता है, वो सामान्य लोगों के द्वारा उसको लिखा जाता है, इसलिए हम इस ज्ञान में को समझते नहीं। हम तो उस ज्ञान को समझेंगे जो कि परंपरा से, श्रुति परंपरा से, ओरैलिटी से हमें हासिल हुआ है। तो वो कहीं कहीं बाधक होता था, कहीं कहीं सहायक होता था। लेकिन फिलौरी जी के संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक इस तरह की परंपरा संबंध जो एक ज्ञान था उसका उन्होंने लाभ उठाया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जीवन प्रक्रिया में कभी भी सीखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने इनकार नहीं किया। वो एक बहुत ही कांस्टेंट लर्नर, लगातार एक सीखने वाले व्यक्ति के तौर पे मुझे प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 19 साल की अवस्था में कथाएं बांटता था, केवल ओरैलिटी से जुड़ा हुआ था, वो बात तक आते आते, जीवन के अंतिम चरण तक आते आते वो लिख रहा था, उपन्यास जैसी विधा लिख रहा था। उपन्यास लिखना जो है कि मामूली बात नहीं है कि जो व्यक्ति श्रुति परंपरा से, कथाएं बांटने से निकला हो, वो विधवा विवाह के समर्थन में, स्त्री शिक्षा के समर्थन में उपन्यास लिखने लग जाएगा, या वो उनकी अंतिम प्रति मानी जाती है बीज मंत्र, और उस बीज मंत्र में आते आते वो आस्तिकता और नास्तिकता के प्रश्नों पर वो बहस करने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये फिलौरी जी के पूरे अकादमिक कार्य में, उनके लेखन में जो इस तरह की दार्शनिकता है उसको हमें जो है वो चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि इस पहले वाले वक्त हमारे गुरमीत जी बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने साक्षात्कार जैसी उन्होंने शैली का उन्होंने चयन किया, प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर की शैली जो है वो एक तरह से हमारे यहाँ पूरी की पूरी उपनिषद काल से जो है वो पूरी की पूरी दार्शनिकता से वो जुड़ी हुई है। और इसी साक्षात्कार शैली में जो है वो कभी हिंद स्वराज लिखा गया, कहीं जो है सत्याग्रह प्रकाश लिखा गया, और उसने जो है भारत के ज्ञान विज्ञान और दर्शन के विकास में उसने जो है वो मदद की। और वो इक्लेक्टिक नेचर के अलावा मुझे उनमें जो एक विशेषता लगती है गुलेरी जी में, खासतौर पर कि वो फिलौरी जी में, कि वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो जो भारत में बहुत मतांतर के झगड़े हैं, भारतीय समाज के बारे में अभी ये स्थिति है, तो आप सोचिए 19वीं सदी में क्या दिशा रहेगी।
तरह तरह के मत मतांतर, बाहर से आया हुआ एक पूरा का पूरा इस्लाम है, बाहर से आया हुआ एक पूरी पूरी क्रिश्चियनिटी है, हमारे यहाँ शैव और शाक्त के झगड़े हैं, हमारे यहाँ वैष्णव और वैरागी के झगड़े हैं। तो भारतीय समाज कई तरह के, भारत के बारे में कहा जाता है कि दैट इंडिया इज हाउस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, इंडिया इज द हाउस ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जहाँ इतनी भाषाएं और मत मतांतर थे, वहां पे फिलौरी जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ज्यादा उदार और सहिष्णुतावादी परंपरा के पंडित और दार्शनिक मुझे लगते हैं। और ये बात कोई मैं अपने किसी पूर्वग्रह से नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर आप उनकी धर्म संवाद नामक अगर आप उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि धर्म संवाद में उन्होंने जो है वो इसी बात को उन्होंने रेखांकित किया है। उनसे एक सवाल बल्कि करता है कोई कि आपको क्या लगता है कि कौन सही है इस समाज में, मुस्लिम सही है, क्रिश्चियन सही है, हिंदू सही है, वैरागी सही है, सन्यासी सही है? तो वो एक जिस तरह से एक तटस्थ, अपने समाज को तटस्थ नजरिए से देखने वाले दार्शनिक की तरह जिस तरह का जवाब देते हैं, वो आज भी हमारे समाज में जो है वो कई चिंतक, कई दार्शनिक उस तरह से नहीं सोच पाते हैं। वो बड़े आराम से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तो जैसे बच्चों के खेल होते हैं, बच्चे खेलते समय आपस में बहुत झगड़ते हैं। हर बच्चा सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जिस ढंग से खेल रहा हूं वही सही है। लेकिन ज्ञानी लोग जो हैं, बुद्धिमान लोग जो हैं, वो बच्चों के खेल में इस तरह से नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वो इस बात पे विश्वास करते हैं कि क्या सत्य है, क्या सही है और क्या न्याय संगत है। तो जो ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं वो न्याय की, सत्य की और तर्क की चिंता करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी हैं, जो एक तरह से अपने मत के प्रति असहिष्णु हैं, वो केवल अपने मत की चिंता करते हैं। तो इस तरह की बातें उस समय जो है वो फिलौरी जी कह रहे हैं, और ये कोई अपने में साधारण बात नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके वजह यही थी कि वो एक तरफ उनके भीतर आत्मालोचना की जो पूरी परंपरा नवजागरण ने पैदा की थी, उसका असर था, और पूरी 19वीं सदी का असर था, जिसने एक तरफ विज्ञान का असर भी पैदा, विज्ञान जिसने पैदा कर दिया था बहुत सारा, और जिसने पहली बार एक तरह से साइंटिस्ट शब्द को जिसने क्वाइन कर दिया था। माना जाता है कि साइंटिस्ट शब्द जो है उस समय जो है पहली बार 19वीं सदी में उसको एक तरह से गढ़ा गया था। तो उन सब के बीच जो है वो फिलौरी जी अपने मनन, अपने चिंतन के जरिए एक अधिक मानवीय दृष्टि, एक मानवतावादी दृष्टिकोण तक वो पहुंच चुके थे। क्योंकि माना जाता है कि ह्यूमनिज्म जो है वो भी 18वीं सदी और 19वीं सदी की एक प्रमुख उपलब्धि है। ह्यूमनिज्म, मानववाद। और मानववाद ये कहता था कि किसी भी प्रकार के एक प्रकार से मत मतांतर धर्म से पहले जो है वो मानव की भूमिका प्रमुख है। तो फिलौरी जी ने पता नहीं वो साहित्य पढ़ा था कि नहीं, लेकिन अगर आप उनके वर्तमान में अगर उनके साहित्य को पढ़ें तो आपको अंदाजा लगता है कि वो कितने मैच्योर स्तर पे, कितने परिपक्व स्तर पर पे जा करके वो भारतीय समाज की इस बनावट का वो अध्ययन कर रहे थे। और वो एक तरह से इस अध्ययन को करते हुए उन्होंने धर्म मतांतर के झगड़े के अलावा उन्होंने एक, ये कह सकते हैं कि एक मानव सत्ता के प्रति भी उन्होंने एक अपने संकल्पों को व्यक्त किया है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह की सामूहिकताएं विकसित हो जाती हैं, तरह तरह की सामूहिकताएं हैं, स्थानीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, भाषा के आधार पे, मत मतांतरों के आधार पे। और वो सामूहिकताएं जो है वो मानव के, मनुष्य के विरोध में होती है। मनुष्य का सत्य जो है वो उन सामूहिकताओं की हिंसा, उन सामूहिकताओं की आक्रामकता के आगे वो ध्वस्त हो जाता है। तो वो उस मनुष्य सत्य को भी, मुझे ऐसा लगता है कि जब उनसे ये प्रश्न किया जाता है धर्म संवाद में कि आप किस मत के हैं, आप वेद मानते हैं कि नहीं, आप पुराणों के कितना उसके पीछे चलने में यकीन करते हैं, तो वो बड़े आराम से इसका जवाब देते हैं कि मेरी निगाह में वही मनुष्य सही है जो सच बोलता है, जो न्याय करता है
और जो मनुष्य की बुद्धिमत्ता की रक्षा के लिए खड़ा होता है। वो साफ साफ कोई इसमें जो है वो कोई इसमें जो है वो भ्रम नहीं है किसी भी प्रकार का, उसमें जो है वो किसी भी तरह का उसमें जो है वो दिखावा नहीं करते हैं, ना अपनी भाषा को आडंबर से करते हैं। तो ये जो एक चिंतन है वो मुझे लगता है कि फिलौरी जी के उस चिंतन को हमें जो है वो सामने लाना चाहिए, क्योंकि 19वीं सदी में जो है फिलौर जैसे कस्बे में बैठ करके एक व्यक्ति जो बीज मंत्र जैसी किताब लिख रहा है, और बीज मंत्र जैसी किताब के मुखपृष्ठ पे लिखा हुआ है, जब वो छप के आई तो उसके मुखपृष्ठ पे लिखा हुआ है कि एक पदार्थवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण से लिखी गई किताब है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना होता हो तो आप श्रद्धाराम फिलौरी की ग्रंथावली प्रकाशित हुई है, उस ग्रंथावली में आप देखेंगे। और उस बीज मंत्र में भी जो है वो तरह तरह के दार्शनिक प्रश्नों का सामना करते हैं। होता यह है कि कई बार धर्म भी दर्शन में मदद करता है। धर्म दर्शन कहा ही जाता है, धर्मशास्त्र भी है और धर्म अपने में दर्शन में है। तो फिलौरी जी धर्म के दर्शन से शुरू हो करके वो अंत तक, मुझे ऐसा लगता है कि अंत तक आते आते दर्शन मात्र के प्रति अधिक वो निष्ठावान हो गए, कि धर्म ने दर्शन की मदद की, लेकिन कई बार धर्म ही दर्शन को जो है वो उसको नुकसान पहुंचाता है। अपने एक तरह से बंद विश्वास प्रणाली के कारण वो दर्शन के ग्रोथ में वो एक तरह से दर्शन की वृद्धि को, दर्शन के ग्रोथ को वो रोक देता है। तो दार्शनिकों को जो है वो धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर के चिंतन का, विश्वास का, नए चिंतन का, सृजन का विकास करना पड़ता है। तो अगर फिलौरी जी के अगर पूरे के पूरे विकास यात्रा को हम देखें कि जो 19-20 साल की अवस्था में जिस प्रकार से कथाएं बांच रहे थे और 1800 एक तरह से 75-76 तक आते आते उन्होंने स्वतंत्र दार्शनिक की तरह उन्होंने विचार करना उन्होंने आरंभ कर दिया था, वो मुझे लगता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रूपांतरण एक तरह से फिलौरी जी का, उसको जो है वो उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, जहां पे वो मनुष्य मात्र की अधिकार, मनुष्य मात्र के चिंतन के अधिकार, मनुष्य मात्र के अपने सत्य के प्रति निष्ठावान बने रहने के अधिकार और तमाम तरह की सामूहिकताओं के विरोध में खड़े होने के अधिकार को जो है वो उसको रेखांकित कर रहे थे और उपन्यास लिखकर भी इसको वो प्रमाणित कर रहे थे। भाग्यवती उपन्यास की बात हो रही थी, अगर उनकी रचनात्मकता को भी देखें तो जो दार्शनिक स्तर पे जो काम कर रहे थे वो उनकी औपन्यासिकता में भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि उपन्यास जो है वो उस समय कई बार माना जाता है कि उपन्यास स्वयं जो है वो कई बार किसी समाज में बड़े दार्शनिक हस्तक्षेप करते हैं, और वो उपन्यास भी एक प्रकार से जो बातें कहता है, एक उपन्यासों की आधार पे आलोचना की गई है कि वो जेंडर से संबंधित कुछ पारंपरिक भूमिकाओं को रीइंफोर्स करते हैं, जैसे कि घर के काम काज करने के लिए स्त्रियों को पढ़ाना, या केवल और केवल उनको जो है वो अपने पारंपरिक भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निभाने के लिए उनको शिक्षा देना, यानी कि जेंडर नॉवेल इनको कहा जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है भाग्यवती को बार बार मैं जब पढ़ता हूं तो वो भाग्यवती जो स्त्री है वो एक प्रकार से उस स्त्री के चरित्र को भी उन्होंने इस तरह से गढ़ा है कि वो किसी भी प्रकार के विधवा विवाहों का जो विरोध किया जाता है, शिक्षा का जो विरोध किया जाता था, जो भी प्रकार के जो है वो अपने ससुराल में जा करके वहां पे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को निभाते हुए भी एक दास्ता को स्वीकार कर लेने का जो पूरा का पूरा स्त्रियों से जुड़ा हुआ भाव था, उस सब को जो है उन्होंने चुनौती दी उस उपन्यास के जरिए। तो अपनी सीमित भूमिका के बावजूद वो एक स्त्री मात्र को उभार करके, वो स्त्री के चरित्र को उभार करके वो उस स्वतंत्र मानवीय अस्मिता की उन्होंने संभावनाओं को उन्होंने इस उपन्यास में दर्ज किया है, जो स्वतंत्र मानवीय अस्मिता आगे चल करके उपन्यास की विधा के विकास में जिसकी एक अनिवार्य भूमिका है। क्योंकि उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि उपन्यास का चरित्र जो है अंततः एक स्वतंत्रता की तरफ झुका हुआ चरित्र है, आजादी की तरफ, अपनी आजादी की मांग करने वाला ही चरित्र हो सकता है। मैं नहीं कहता कि भाग्यवती कोई बहुत स्वतंत्र चरित्र है, लेकिन कम से कम उसका जो एक आरंभिक लक्षण जो है वो उस उपन्यास में मुझे दिखता है, जहां पे वो केवल एक
दबी हुई आवाज नहीं है, वो केवल एक ऑप्रेस्ड आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि वो कई बार मुखर होकर के अपनी बातें भी, अपना पक्ष भी वो व्यक्त करती है। तो फिलौरी जी का एक बड़ा योगदान मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दार्शनिकता से लेकर के रचनात्मकता, अपने उपन्यास, इन सब में जो है उन्होंने एक संवाद शैली, साक्षात्कार शैली, स्वतंत्र ढंग से चीजों पर विचार करने का उन्होंने एक हमारे सामने एक मौका, उन्होंने अवसर उन्होंने उपलब्ध कराया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिलौरी जी ने केवल परंपरा से हट के ऐसा किया, उनके साथ वही मैंने शुरू में कहा कि परंपरा का ज्ञान उनके लिए एक तरह से वरदान की तरह था। जितना कोई अपनी परंपराओं को, अपनी पारंपरिक ज्ञान परंपराओं को जानता है भारतीय समाज में, कम से कम वो उतना ही अधिक जो है वो आधुनिकता से भी संवाद कर सकता है। तो उन्होंने एक तरफ जो है वो परंपरा को, पारंपरिक ज्ञान को कि उन्होंने संरक्षण किया, उसके साथ उन्होंने उनको जो है जिस पारिवारिक सामाजिक वातावरण में उनको परंपरा का ज्ञान मिला था, उससे उन्होंने कभी जो है वो अपने अलगाव को उन्होंने अलगाव नहीं पैदा किया। और दूसरी ओर उन्होंने आधुनिकता से भी उन्होंने संवाद किया और आधुनिकता से जुड़े हुए ज्ञान को उन्होंने हासिल किया, और जो हमें दिखाई देता है कि वो उपन्यास भी उन्होंने रचे। और फिलौरी जी के बाद भी बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो उनकी विधवा विवाह का विरोध करने के लिए उपन्यास लिखते थे। पंडित लज्जाराम शर्मा मेहता एक जो नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने सुशीला विधवा करके उन्होंने उपन्यास लिखा था 1907 में जाकर के। यानी कि जो उपन्यास 1877 में लिख करके फिलौरी जी विधवा विवाह का समर्थन कर चुके थे, उसके विरोध में जाकर के जो है वो लज्जाराम शर्मा मेहता जैसे जो लेखक जो थे वो विधवा विवाह का विरोध करने के लिए उपन्यास लिख रहे थे। और उन्होंने सुशीला विधवा जैसा उन्होंने उपन्यास लिखा था। माना जाता है कि जिसके जवाब में प्रेमचंद ने जो है 1908 में प्रेमा नामक उन्होंने उपन्यास की रचना की थी, जिसमें विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया था। इस प्रकार से स्त्रियों के मुद्दे को उन्होंने अपना करके उन्होंने एक नई साहित्य की उन्होंने नींव रखी। और हम सब ये सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज फिलौरी जी जैसे भी लोग जिन्होंने हर तरह से एक नवीन ज्ञान विज्ञान से भी उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया। गद्यकार के तौर पे उन्होंने हिंदी गद्य को, पंजाबी गद्य को उन्होंने मशहूर किया। और ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा पंजाबी गद्य जो है वो फिलौरी जी के माध्यम से ही विकसित हुआ। और उन्होंने एक विभिन्न विषयों पर खुलकर सोचने समझने, किसी भी प्रकार की ज्ञान परंपरा से अपने आप को न काटने और अपनी परंपरा के ज्ञान को भी संरक्षित करने का उन्होंने हमें संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।